नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 11। एक सुबह ऐसी भी। वह सुबह भी रोज जैसी ही थी। कौशल्या स्नान आदि कर पूजा पर बैठ गईं। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने राम को अपने कक्ष में बुलवाया। राम आए तो उन्होंने कैकेयी को बुलवाया। सुबह सुबह इस आमंत्रण पर कैकेयी थोड़ा हैरान हुई, पर शीघ्रता से वहां आई। उनसे आने के बाद कौशल्या ने राम से कुछ देर बाहर के कक्ष में प्रतीक्षा करने को कहा। उनकी इस बात पर कैकेयी और राम दोनों को आश्चर्य हुआ। राम चुपचाप उठे और बाहर के कक्ष में अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कौशल्या ने कैकेयी का हाथ पकड़ा और कहा, कैकेयी बैठो, कहते हुए उन्हें अपने पास बिठा लिया। कुछ विशेष है? कैकेयी ने पूछा। विशेष तो कुछ भी नहीं है, पर आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। ठीक है, कैकेयी ने कहा। कैकेयी, कभी मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत आक्रोश था, कौशल्या ने कहा। जानती हूँ, पर मैंने जो किया था उसे देखते हुए वह स्वाभाविक ही था। मुझे उसके लिए आपसे या किसी से कोई शिकायत नहीं है, किंतु वह समय बीत चुका है कैकेयी, और जो हुआ शायद वही विधाता ने इस अयोध्या के राजवंश के भाग में लिख रखा था। आज मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यह आपका बड़प्पन है और मुझे आपके स्तर का संज्ञान है। किंतु कैकेयी, मैंने तुम्हें यह कहने के लिए नहीं बुलवाया है। फिर? कैकेयी ने कहा। कैकेयी, एक छोटी सी भूल के कारण आज तक तुमने जितना अधिक मानसिक संताप झेला है, संभवतः कोई और नहीं झेल पाता। मेरा भाग्य, कैकेयी ने कहा, और वे सहसा बहुत सुस्त और गंभीर हो गई। और उन आक्रोश के दिनों में मैंने तुमसे जो भी व्यवहार किया होगा उसके लिए मुझे आज भी दुख है। मुझे क्षमा कर देना कैकेयी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। कैकेयी की इस बात पर कौशल्या हंसी। अच्छा चलो, हम दोनों एक दूसरे को क्षमा करते हैं, कौशल्या ने कहा, और फिर कैकेयी को बिना किसी प्रतिवाद का अवसर दिए उन्होंने राम को आवाज दी। राम जी, कहते हुए राम आ गए। भरत कहाँ होंगे? कौशल्या ने पूछा। देखता हूँ, कहते हुए राम बाहर गए और कुछ देर में ही भरत के साथ वापस आ गए। माँ, आपने बुलाया है? भरत ने कौशल्या से कहा। हाँ। भरत चुपचाप सामने खड़े रहे। भरत, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? माँ, यदि मैं इस योग्य हुआ तो अवश्य। भरत, यदि किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से जीवन में कभी कोई गलती हो जाए तो क्या उसे जीवन भर उसके लिए प्रताड़ित करना उचित है? कौशल्या की बात का निहितार्थ भरत ने ही नहीं, कैकेयी और राम ने भी समझा। थोड़ी देर पहले हुई बातों के कारण कैकेयी को तो कौशल्या का यह प्रश्न अनपेक्षित सा नहीं लगा, किंतु राम और भरत के लिए यह प्रश्न बहुत अनपेक्षित सा था। वे आश्चर्य से भर उठे। भरत तुरंत इसका कोई उत्तर नहीं दे सके। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, उस गलती से कितना अधिक नुकसान हुआ है, क्या यह विचारणीय नहीं होता? भरत ने कहा। होता है, यह भी विचारणीय होता है, किंतु कई बार किसी बड़े नुकसान के पीछे एक ही कारण नहीं होता, उनकी एक श्रृंखला होती है। भरत चुप थे। तुम कुछ बोल नहीं रहे हो भरत? क्या कहूँ माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यही कि जिस नुकसान की बात तुम्हारे मन में है उसके पीछे कारणों की एक श्रृंखला है या नहीं? भरत तो नहीं बोले, पर राम ने कहा, है, कारणों की एक लंबी श्रृंखला है इसके पीछे। भरत, ये तुम्हारी माँ है, कौशल्या ने कैकेयी की ओर इशारा करके कहा। जीवन में सिर्फ एक भूल के कारण किसी की सारी इच्छाओं को नकार देना उचित है क्या? कुछ रुककर कौशल्या ने फिर कहा, उस एक भूल के कारण ये दुखी भी हैं, लज्जित भी
और तब से आज तक पता नहीं कितनी मानसिक व्यथा भी झेल चुकी हैं। तुम इनके साथ बहुत अन्याय कर रहे हो भरत। न ईश्वर, न प्रकृति और न समाज ही हमें किसी के साथ अन्याय करने का अधिकार देता है। कभी मैं भी इनसे बहुत नाराज थी। मुझे लगता था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण यही है, किंतु तब मैं ये भूली हुई थी कि एक बार शंबर से युद्ध में और दूसरी बार भयंकर बीमारी से तुम्हारे पिता के प्राणों की रक्षा इन्होंने ही की थी। वह छोटी बातें नहीं हैं। और भरत, श्रवण के अंधे माता पिता द्वारा महाराज को दिया हुआ श्राप भी याद करो और फिर सोचो कि क्या तुम्हारी माँ कैकेयी केवल एक निमित्त मात्र ही तो नहीं है। इतना कहकर कौशल्या थोड़ा रुकी। भरत अभी भी कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने भाई राम की ओर देखा और दृष्टि झुका ली। मैं जानती हूँ भरत, तुम्हारे मन में अभी भी कुछ प्रश्न शेष होंगे, कौशल्या ने कहा। इस पर भरत ने आंखें उठाकर कौशल्या की ओर देखा और फिर नेत्र नीचे कर लिए। भरत, तुम्हें याद होगा कि राम के वन गमन के बाद तुम उन्हें मनाने और वापस अयोध्या लाने के लिए गए थे। हाँ, भरत ने कहा। तब तुम्हारे साथ मैं भी थी और तुम्हारी माँ कैकेयी भी। हाँ, और जब चित्रकूट में हम राम से मिले थे, तब क्या तुम्हें पता था कि कैकेयी राम से एकांत में भी मिली थी? भरत ने इसका उत्तर नहीं दिया। तब कौशल्या ने कहा, शायद तुम्हें यह पता होगा, किंतु क्या तुम्हें यह भी पता है कि तब कैकेयी राम और सीता से मिलकर कितना फूट फूट कर रोई थी, अपने को कितना कोसा था और उनसे कितनी अधिक क्षमा याचना की थी? भरत को इसका ज्ञान नहीं था। उन्होंने राम की ओर देखा। माँ ठीक कह रही है भरत, राम ने कहा। और भरत, राम और सीता के लिए कैकेयी का वह प्रसंग उसी दिन समाप्त हो गया था। तुमने उनके मन में कैकेयी के प्रति आदर की भावना कभी भी सुमित्रा या मेरे प्रति आदर की भावना से कम देखी है क्या? नहीं, पर वे राम और सीता हैं। सभी राम और सीता नहीं हो सकते, भरत ने कहा। प्रयास तो कर सकते हैं ना। और भरत, यह भी सोचो कि यदि राम दंडकारण्य नहीं जाते और वहां सीता का अपहरण नहीं होता, तो राक्षस राज रावण तुम्हारे भाई के हाथों नहीं मरता, और फिर राम की इस रघुकुल की और अयोध्या के शौर्य की जो पताका इस धरती पर फहरा रही है, वह कैसे होती? आज अयोध्या का जो विशाल साम्राज्य खड़ा है, क्या वह वैसा ही होता? अगर भाई के हाथों रावण नहीं मरता तो शायद नहीं, किंतु माँ, उस वनवास और अपहरण के कारण मेरी देवी माँ जैसी भाभी ने सारे जीवन बहुत अधिक संताप भोगे हैं। हमारा साम्राज्य भले ही छोटा रहता, पर उन्हें इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, तो कितना अच्छा रहता। भरत, तुम्हारे मन में सीता और राम के लिए जो सम्मान है वह स्तुत्य है, और उनके लिए सम्मान तुम्हारे मन में ही नहीं, अयोध्या के साम्राज्य और इसके बाहर के भी पता नहीं कितने लोगों के मन में है और युगों तक रहेंगे। भरत, क्या तुम्हें लगता है कि सीता इतनी नासमझ थी कि उन्होंने किसी हिरण को सोने का समझ लिया होगा? अगर उन्हें सोने या इस तरह की चीजों से सचमुच इतना ही मोह होता, तो उन्होंने राजमहल छोड़कर अपने पति के साथ खुशी खुशी वन वन भटकने का चुनाव नहीं किया होता। वनवास उन्हें नहीं दिया गया था। और भरत, क्या तुम्हें अपने भाई की बुद्धि पर भी भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि राम ने इस बात पर विश्वास कर लिया होगा कि कोई जीता जागता हिरण हाड़ मांस का नहीं, सोने का हो सकता है, और फिर उन्हें दूर तक दौड़ाता रहा और फिर तोड़ते रहे? नहीं, न भाभी को किसी तरह का कोई लोभ था और न ही भाई ने ही सोने के हिरण को सच समझा होगा। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कहीं इसके पीछे विधि ही तो इस प्रकार रावण की मृत्यु का ताना बाना नहीं बुन रही थी? हो सकता है। और भरत, तुम तो अयोध्या के राजकुमार हो। तुमने 14 वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया है और आज भी अयोध्या के शासन में तुम्हारी सक्रिय भागीदारी है। क्या अयोध्या ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कभी युद्ध किए हैं? किंतु अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ, तो रावण जिस तरह अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा था और भारत के दक्षिण में दंडकारण्य तक आ गया था, उसमें हम
और कितने दिनों तक यहाँ अयोध्या में सुरक्षित रह सकते थे? अधिक दिनों तक नहीं। तो युद्ध अपनी धरती के स्थान पर दुश्मन की धरती पर लड़ा गया। क्या यह उपलब्धि नहीं है? है। क्या इसके लिए तुम अपनी माँ कैकेयी का आभार नहीं मानोगे भरत? कौशल्या की बातों के इस मोड़ पर भरत अवाक रह गए। किंतु भाई भाभी और लक्ष्मण द्वारा वन में उठाए गए कष्टों की बात हम छोड़ देंगे क्या? उन्होंने कहा। भरत, तुम्हारे मन को उनके द्वारा वन में उठाए कष्टों की बात बहुत सालती है ना? हाँ, किंतु सोचो, यदि रावण अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए यहाँ तक आ पहुँचता तो वह कितना और शक्तिशाली हो चुका होता। क्या उस समय उसे हराना और फिर लंका से भी अपदस्थ करना वन में उठाए गए कष्टों से कम कष्टकारक होता? नहीं, किंतु भाभी का इतने कष्ट उठाना और इस प्रकार जाना तो नहीं होता। यह तुम कैसे कह सकते हो भरत? उस भयंकर और बड़े युद्ध में किसकी किस रूप में बलि होती यह कौन जानता है? और युद्ध में बलियां तो होती ही हैं, इसके बिना तो कोई युद्ध होता ही नहीं, कौशल्या ने कहा। इतना कहने के साथ ही उन्हें लगा कि शायद उनके स्वर में कहीं कुछ उत्तेजना थी और वह कुछ तीखा हो गया था। अतः वे कुछ देर के लिए शांत हो गईं। उन्होंने प्रयास कर अपने मन को शांत किया और बोली, भरत, तुम मुझे राम से कम प्रिय नहीं हो। मैं जानता हूँ माँ। भरत, राम के वनवास से जुड़ा एक तथ्य और है जिस पर शायद हम में से किसी का ध्यान नहीं गया है। क्या? भरत ने कहा।